हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम BLI का कोर्स कर रहे थे जिसमें हम BLI 221 कर रहे हैं। हम यूनिट 3 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जल्दी से जाइए और जाके सारी वीडियोस देख लीजिए। हमने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स के 3 पार्ट कर लिए थे, जिसमें लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर एंड इंफॉर्मेशन एनालिस्ट सेंटर कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए फटाफट से और जाके चेक कर लीजिए। आपको वीडियो वहाँ अवेलेबल मिलेगी और वहाँ पर आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेटा सेंटर्स के बारे में कि डेटा सेंटर्स क्या होते हैं। टोटल 6 टाइप्स के थे तो हमने 3 टाइप्स कवर कर लिए थे। रेस्ट ऑफ द 3 इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है। डेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रिसर्च। डेटा क्या है? डेटा एक ऐसी सामग्री है जो कि रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं हम जब कोई किचन में जाते हैं तो हमें बहुत तरह के सामानों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई डिश बनाना चाहते हैं तो अगर हमसे कोई भी एक इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है तो हमारा जो डिश है वो रेडी नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो उसी तरीके से है, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक इंग्रेडिएंट है। अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इट्स सोशल इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट, राइट। इसका जो इम्पोर्टेंस है उसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी नीड्स डेटा फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग etc इन एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। जैसे कि हम जानते हैं कि डेटा जो है हर एक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, उसकी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट डेटा हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, हम कोई डेवलप नहीं कर सकते, हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आपने जानते हैं कि मैरिज सेरेमनी में कितनी सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमें मिल सकती है तो हम कैसे प्लानिंग करेंगे एक मैरिज सेरेमनी को, राइट। उसी तरीके से डेवलपमेंट प्लान्स भी होते हैं। अगर हमें रूरल एरिया के डेवलपमेंट प्लान्स करने हैं तो हमें उसकी कंडीशन पता करनी होगी, हमें डेटा चाहिए होगा कि वहाँ पर की पॉपुलेशन कितनी है, राइट। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन कौन सा अवेलेबल है, उसकी क्या क्वालिटी है। तो ये सारे डेटा हमें जब मिलेगा तभी हम वहाँ के लिए कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या मिशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डेटा सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा मस्ट बी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज सो एज टू फैसिलिटेट इट्स यूटिलाइजेशन इन एन इफेक्टिव मैनर, राइट। जैसे कि मैंने बताया आपको, डेटा जो है वो एक कलेक्शन है। ठीक है, उसे कलेक्ट किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, जिससे उसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर पे हो पाए और यूज़ कर पाए हम इसे। मैनेजिंग साइंटिफिक डेटा हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट emerging नीड ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी बिकॉज ऑफ द शेयर वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लिसिटी ऑफ डेटा कलेक्टेड। ठीक है, साइंटिफिक जो डेटा होते हैं उनको मैनेज करने बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर हमने सही से साइंटिफिकली जो डेटा है उसको नहीं किया मैनेज और उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्योंकि देन जो उसकी जो यूटिलिटी है वो उस हिसाब से इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो डेटा होता है साइंटिफिक वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। Effective generating, managing, and analyzing the data requires a comprehensive approach that encompasses all the stage from the initial data acquisition to the final analysis of the data। यहाँ पर यही बताया गया है, जो इफ़ेक्टिवनेस होती है किसी भी डेटा को जनरेट करने की, उसको मैनेज करने की, उसको एनालाइज करने की। अगर हम उसे उसकी इफ़ेक्टिवनेस अच्छे से चाहते हैं तो हमें जनरेट करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा। देन वो क्या होगा, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा कंप्रीहेंसिव अप्रोच। कंप्रीहेंसिव अप्रोच मतलब है फुल्ली अप्रोच, मतलब पूरी तरीके से वो हमें जो भी जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा मिशन है, जो भी हमारा एम्बिशन है, उस पर्टिकुलर
चीज़ को अचीव करने के लिए वो हमें फुल्ली अप्रोच होगा, ठीक है। और हम इनिशियल डेटा से कहाँ पहुँचेंगे, फाइनल डेटा तक पहुँचेंगे, ठीक है। दिस पर्पस एंड इन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इज इसेंशियल सच एज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आर नोन एज डेटा सेंटर्स। इसी वजह से आप बोल सकते हैं ये जो पर्पस है डेटा को एनालाइज करने का, इसको प्रोसेस करने का, इसी वजह से आप बोल सकते इमर्जेंस हुआ है डेटा सेंटर्स का, ठीक है। इसी वजह से जो इसेंशियलनेस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो डेटा सेंटर्स की बड़ी है, राइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के हिसाब से क्या है डेटा सेंटर, ये देख लेते हैं। कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल मटेरियल डेटा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कंस्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हैंडलिंग, वो क्या हैंडलिंग कर रहा है, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल मटेरियल डेटा, वो क्या मटेरियल हैंडल कर रहा है, एक बहुत सारा, क्वांटिटेटिव मतलब एक बहुत सारे न्यूमेरिकल मटेरियल को एक डेटा सेंटर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको हैंडल करता है, राइट। सच सेंटर्स टेक द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग, organizing, disseminating data and also provide a measurement service as in a position to advance relevant measurement techniques, right। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सेम चीज़ कि वो क्या कर रहे हैं, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, कलेक्शन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग है, डिसिमिनेटिंग डेटा है, और उस चीज़ को प्रोवाइड करना, ठीक है, उस सर्विस को प्रोवाइड करना, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, एक एडवांस रेलेवेंट मेजरमेंट टेक्निक्स, एक मतलब एक बोल सकते हैं एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है। द डेटा सेंटर, the term data centers is used interchangeably to define a range of information centers, ठीक है। बेसिकली एक बोल सकते हैं ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन सेंटर्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ विच आर टेक्निकली इवेलुएटिंग डेटा, data center were both in scope and size, ठीक है। There can be data centers at local, national, regional and international level, ठीक है। तो data centers जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, वो लोकल भी हो सकते हैं, नेशनल भी हो सकते हैं, रीजनल भी हो सकते हैं एंड इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ मेजर कंपोनेंट्स है वो देख लेते हैं डेटा सेंटर्स के। डेटा सेंटर्स जनरली इंक्लूड 3 मेजर कंपोनेंट्स। तो क्या है, एन ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन क्या कर रही है, डेटाबेस बना रही है। फॉर एग्जांपल डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज डेटा कलेक्शन हो रहा है। अ कनेक्शन विद द डेटा सोर्स विच फीड द डेटाबेस, ठीक है, मतलब जो सोर्स है उस डेटाबेस का, उसके साथ एक कनेक्शन रखना, एक फीडबैक रखना, ठीक है। अ contact with the user who are expected to interact with the database with different types of questions, ठीक है। एक इंटरेक्शन यूजर्स के साथ जिसकी एक्सपेक्टेशन हो, जो इंटरेक्ट कर पाए उस डेटा बेस के लिए विद उस विद किसके साथ, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, मतलब उसको जो भी चाहिए वो इस डेटाबेस में है, बट वो क्या लाया है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लाया है कि किसी तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं कि, और उन सब के आंसर्स कहाँ है, वो इस डेटाबेस में है, ठीक है। और ये सोर्स हो गया उस डेटाबेस का। तो अगर आप ये फिगर ज़रूर बनाना, अगर आप आंसर लिखते हो डेटा सेंटर्स के ऊपर, ये क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के जो 5 मार्क्स का जो पॉइंट आता है, 5 मार्क्स के डेफिनेशन टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें 2 या 3 करने होते हैं। तो आप ज़रूर ये मेमोराइज़ कर लीजिएगा ये 3 पॉइंट्स और ये डेटा सेंटर्स। तो अगर आप ये लिख पाओ तो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा, और जिससे क्या होगा, आप अच्छे से अपना आंसर्स कर पाओगे। Modern data centers are usually maintained by organization in order to handle the core operation in information service, including the internet connectivity, intranet, LAN and WAN and extraction, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रही है, ठीक है, जो डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू। द मोस्ट बेसिक डेटा सेंटर्स विल
हैव अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क होता ही है। सिक्योरिटी एप्लीकेशंस विच अमाउंट अ वेरी लार्ज अमाउंट of data storage in a number of computers. Generally, large companies will have IT infrastructures to handle the activity of data centers. ठीक है, जैसे कि बहुत लार्ज कंपनी हो, कोई प्राइवेट सेक्टर की बात करें या फिर अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बेसिकली आईटी सेक्टर्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रखती है इस डेटा सेंटर को हैंडल करने के लिए, राइट। तो इसमें क्या क्या है, इट मे बी स्टेटेड दैट एक्टिविटी डेटा सेंटर्स क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा कंट्रोल, डेटा कोडिफिकेशन, ठीक है, और क्या हो रहा है, डेटा को ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग इनटू अ डेटाबेस एंड डेटा रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब डेटा को सही तरीके, मतलब एक सही जो रिक्वायरमेंट है, नीडेड इंफॉर्मेशन को अगर उसे रिट्रीव मतलब उसको निकाला जाए तो उसे डेटा रिट्रीवल बोलते हैं, ठीक है। किसी इंफॉर्मेशन को निकालना जो आपको रिक्वायर्ड है, और अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन को निकालना जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो रिट्रीवल नहीं है, ठीक है। डेटा रिट्रीवल बेसिकली किसी डेटा को आप निकाल रहे हो किसी मास डेटाबेस से, ठीक है, बहुत बड़े डेटाबेस से। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेफरल सेंटर। रेफरल सेंटर्स और क्लियरिंग हाउस क्या है। There are a variety of organizations involved in information dissemination activities. These different organizations need to be properly coordinated by an agency for their effective functioning. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत तरह के इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, और वो उनका बहुत ज़रूरी है कि वो एक साथ कनेक्टेड रहे एक एजेंसी से, जिससे उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अच्छे से यूज़ हो पाए, उनके फंक्शंस को अच्छे से प्रॉपरली यूज़ कर पाए जो यूज़र्स हैं। अ न्यू टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक मैंडेट टू एक्ट एज अ स्विचिंग मैकेनिज्म among the different information dissemination institution is an essential requirement, such as an organization is referred to as a referral centers. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने रेफरल सर्विस के बारे में सुना होगा, रेफरेंस सर्विस के बारे में भी सुना होगा। रेफरेंस सर्विस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी बहुत वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ। रेफरेंस सर्विस जो होती है वो क्विक सर्विस होती है, राइट। आप अपनी विद इन अ लाइब्रेरी में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप यूज़र को हेल्प कर रहे हो, राइट। मतलब अगर यूज़र ने पूछा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कि मुझे इस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, आप मुझे बता सकते हो, ये आपका हो गया शॉर्ट रेफरेंस सर्विस, ठीक है। रंगनाथन के 2 रेफरेंस सर्विस है, 2 थ्योरी है उनकी, एक शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, एक है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज में क्या होता है, उसमें टाइम लगता है, बट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लाइब्रेरी में ही अवेलेबल होती है, लाइब्रेरी है या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स है वो उसी में अवेलेबल है। रेफरल सर्विस क्या होती है, रेफरल सर्विस जो होती है जब हम किसी को रिफ़र करते हैं, मतलब मान लीजिए मेरी लाइब्रेरी में वो डेटा अवेलेबल नहीं है, बट मुझे पता है कि वो किस लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो मैंने उसको क्या किया, रेफ़र कर दिया उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए, राइट। तो मैंने उसे क्या किया, रेफरल सर्विस दी है, ठीक है। तो रेफरल सेंटर्स जो होते हैं वो बेसिकली इसी काम के लिए बने होते हैं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इससे क्या होता है, जो अगर रेफरल सेंटर्स होंगे तो आप सीधा रेफरल सेंटर्स पे जाओगे, आप बोलोगे कि मेरे को इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनके पास सारे जितने भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कनेक्टेड है, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो आपको एकदम डायरेक्ट उसी के पास भेजेंगे जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। आपको वो एक लिस्ट दे देंगे 5, अब मतलब आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, 3-4 जो भी उनको बेस्ट लगेगा वो आपको सजेस्ट करेंगे और आप वहाँ जाके जा सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो। यहाँ पर देख लेते हैं, द हेरोड Librarian glossary provides the following explanatory annotation to the referral centers. Referral centers के क्या उन्होंने annotations दी थी इस glossary में देख लेते हैं। An organization for directing researchers for information and data to appropriate source such as libraries, information evaluation centers and documentation centers and document and individuals, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो क्या कर रहे हैं, वो रिफ़र कर रहे हैं आपको, वो डायरेक्ट कर रहे हैं रिसर्चर को
वो कहाँ भेज रहे हैं उसको, अप्रोप्रिएट सोर्स के पास भेज रहे हैं। वो लाइब्रेरी भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन सेंटर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स होते हैं, हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अ रेफरल सेंटर इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डेस्क, वो एक इंफॉर्मेशन डेस्क होता है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कम्युनिटी के लिए, which does not provide inquiry directly with the information they need but suggest source likely to satisfy the user and client। ठीक है, ये बोला जा रहा है, ये इंक्वायरी नहीं है एग्जैक्टली। जैसे कि अगर वो पूछ रहे हैं कि मुझे इस डेटा पे ये डेटा कहाँ ये चाहिए, तो वो उनको एग्जैक्टली डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट। वो उनको एक सोर्स प्रोवाइड करे कि आप यहाँ चले जाओ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी, राइट। रेफरल सेंटर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिकेशन ऑफ सोर्स। ठीक है, ये क्या है, इज अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडिकेशन ऑफ सोर्स। वो क्या कर रहा है, वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस जगह पे आपको ये मिल जाएगा, मतलब आपको सोर्स के पास भेज रहा है। वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वो कोई पब्लिकेशन भी हो सकता है, फ्रॉम विच साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन ऑन अ गिवन सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी उसकी जो भी उसने जिस भी पर्टिकुलर के सब्जेक्ट के अंदर वो बता रहा है, पूछ रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो उसके हिसाब से वो उसको रेफ़र करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आर रेफरल सेंटर्स सर्व्स एज एन इंटरमीडिएट एंड डायरेक्टिंग दोज हु हैव क्वेरीज रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स to the organization as well as to individuals who have specialized knowledge in those fields and are willing to share that knowledge with others. To carry out its function, referral center must देख लेते हैं क्या क्या इनके पास, मतलब ये जो फंक्शन है इसको करने के लिए, मतलब वो कहने की कोशिश यही करे कि एक मेडिटेरियन है जो डायरेक्ट करता है, ठीक है। वो बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको उस सोर्स तक भेजते हैं जिस सोर्स से आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं किस तरह के इक्विपमेंट्स की इनको ज़रूरत है। तो बी इक्विप्ड विद द एन इन्वेंटरी ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। उनके बाद सारे डिसिप्लिन्स के एक प्रॉपर एक रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। compile and publish directories of scientific and technical information resource, ठीक है। उनके पास एक पूरा प्रॉपर कंपाइल और पब्लिश डायरेक्टरीज होनी चाहिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिसोर्स के लिए। एनालाइज एंड ऑपरेटिंग रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर उनके पास एक एनालिसिस ऑपरेटिंग रिलेशनशिप्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है रेफरल सर्विस। बहुत इजी है रेफरल सर्विस, आई होप आप आराम से इसका आंसर लिख पाएंगे। क्लियरिंग हाउस देख लेते हैं क्या चीज़ है। इन साइंटिफिक पार्लेंस अ क्लियरिंग हाउस इज अ रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ डिपॉजिटरी फॉर डॉक्यूमेंट with the additional object of serving as a central agency engaged in the distribution of information. Uh, it also includes such as function as collecting, maintaining records of research and development. Sometimes subjective questions about items in these records are referred to the some source, and thus a clearinghouse may have to perform the function of a referral centers in the United States as well as in UK, such as clearinghouse as in are in existence and are functioning, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस बेसिकली किस तरीके से काम करता है, रेफरल सेंटर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पर है, ये यूके और यूएसए में ज़्यादा पॉपुलर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टिविटी रखते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए इस चीज़ को। तो रेफरल सेंटर्स और क्लियरिंग हाउस बेसिकली सिमिलर है।
बस वर्डिंग्स अलग कर दी गई है। अब हम पढ़ते हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस। डी इंस्टीट्यूशनलाइज इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो कैसे डिस्कवर हुई है? वो डिस्कवर हुई है डी इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस कॉज बाय एडवांस इन इंफॉर्मेशन के एडवांसमेंट की वजह से एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। फॉर अ लॉन्ग टाइम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हैज़ बीन अ प्रिजर्व्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड पीपल called librarians or information professionals. The profession strength stem from the fact it's operate as a society of institutionalized information retailer. The universal non-availability of information allowed the profession to fulfill a useful role at a societal, organizational, and individual level. In many cases, access to information was and is via designated institutions like libraries, information centers, etc. However, the technology appear capable of deinstitutionalizing information and handling over the access to the individual, thus as cracking the mold of library. This deinstitutionalize of information has created a lot of dissonance within the profession and the bargaining of info business bargaining of info business. However, the information service is no longer exclusively defined in terms of activities carried out in the traditional libraries and information centers. It may be observed that during the last 2 decades or 3 decades, the phenomena of information brokers has developed place, especially in the USA. ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है डी इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। हम जानते हैं सेंट्रलाइज्ड एंड डी इंस्टीट्यूशनलाइज बेसिकली क्या है, पहले क्या करते थे, जो प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस होते थे वो इंफॉर्मेशन को हैंडल करते थे, जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब क्या हो गया, अब एक इंडिविजुअल भी आप बोल सकते हैं एक इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है और वो उसको मतलब वो उसके पास एक्सेस है, वो एबल टू एक्सेस द रिसोर्स। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो आराम से उसको एक्सेस कर पा रहा है और वो अच्छे से उसको हैंडल भी कर पा रहा है, राइट। तो इस तरीके से क्या हो गया है, एक नए टाइप का प्रोफेशन जागा है जिसे हम कहते हैं इन्फो बिजनेस, इंफॉर्मेशन का बिजनेस लोग आजकल करने लगे हैं। ठीक है, तो उसका एक बोल सकते हैं ये जो एक ट्रेंड है ये ज़्यादा यूएस में फेमस है, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स करके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक इंडिविजुअल होते हैं या तो एक फर्म होती है हु ऑन डिमांड सीक्स टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन यूजिंग ऑल अवेलेबल सोर्स हु इज इन द बिजनेस फॉर द प्रॉफिट। ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो भी उनका यूज़र है या कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो करते ही हैं। ठीक है, जो भी डिमांड सिक्स करते हैं, बट वो क्या किस लिए करते हैं, वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, बिजनेस फॉर प्रॉफिट। ठीक है, वो उस चीज़ के चार्जेस लेते हैं, वो उस चीज़ के पैसे लेते हैं। ब्रोकिंग रेस्ट ऑन द एक्साइल प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन फॉर पेमेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन किस में मिल रही है, आपको पेमेंट में मिली। इन केस ऑफ लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बट कॉस्ट आर नॉट चार्जेस टू द यूजर। जैसे कि हमें पता ही है लाइब्रेरी में हमसे कोई पैसे नहीं लिए जाते और जो भी पैसे लिए भी जाते हैं तो बहुत मिनिमल होते हैं अकॉर्डिंग टू जो इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने सस्ते में वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उतने सस्ते में आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। पर वो चीज़ अगर आप इंफॉर्मेशन ब्रोकर से लेते हो तो वो चीज़ नहीं होगी, आपको बहुत पैसे दे के, बट ये है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करेंगे एनी हाउ। ठीक है, one must understand the importance of distinct between the information which is freely available and information which is free. This is the offered by broker comprise। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक सच में फ्री होना, ठीक है, और जस्ट फ्री होना। ठीक है,
बहुत डिफरेंस होता है। ये बिजनेस अब हो सकता है टैक्टिस होती है। तो क्या करते हैं वो लोग, क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, क्या किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स। ब्रीफिंग देते हैं वो, इंस्टेंट एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग, वो इंफॉर्मेशन को रीपैकेजिंग करके आपको देते हैं। मतलब जो मेहनत आपको करनी है वो मेहनत वो लोग करके आपको देंगे, ठीक है। मतलब आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को आप जैसे बोलोगे वैसे ऑर्गेनाइज करके वो आपको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएंगे। मतलब आपके बिहाइंड में आपकी आधी मेहनत वो कर देंगे आपके रिसर्च में, राइट। मार्केट रिसर्च एनालिसिस, वो मार्केट रिसर्च एनालिसिस करते हैं। पर्सनल रिक्रूटमेंट करते हैं। प्रेस कटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेमिनार और वर्कशॉप्स भी देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहे हैं, वो लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। आपसे पैसे लेंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन ब्रोकर स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग फास्ट एंड एफिशिएंट सर्विस, वो बहुत फास्ट और इफिशिएंट सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। दीज फर्म्स लार्जली स्टार्टेड बाय द पीपल विद द लाइब्रेरी बैकग्राउंड, ठीक है, एंड प्रोवाइड लिटरेचर सर्च एंड रिट्रीव एंड सप्लाई डॉक्यूमेंट, ठीक है। जितने भी जो उनके स्टाफ्स होते हैं वो बेसिकली लाइब्रेरी बैकग्राउंड से ही होते हैं, ठीक है। बट ये प्राइवेट फर्म्स होते हैं, ये काम करते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं फॉर पेमेंट, ठीक है। दीज फॉर्म्स में नॉट पोज एनी थ्रेट टू द लाइब्रेरीज, ये कोई थ्रेट तो है नहीं लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि वो पेमेंट लेके दे रहे हैं और लाइब्रेरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। तो देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन, राइट। In fact they supplement them by filling needs and demands that publicity supported libraries cannot try to meet by providing special and expensive service to business professionals and other users who can afford them, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि लाइब्रेरी शायद ही आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए आप बोल सकते हैं एक तरह का सपोर्ट ही है लाइब्रेरीज के लिए कि ठीक है आपको एक्सपेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो फॉर इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स, ठीक है। अपनी ह्यूमन नेटवर्क्स भी होते हैं, ह्यूमन नेटवर्क्स देख लेते हैं। ह्यूमन नेटवर्क्स क्या क्या है। ट्रेडिशनली द मेजर फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस, लिटरेचर has been on the physical nature of the information resource and its enabling technology rather than the soft and more qualitative human dissemination of information processing, ठीक है। Understanding the human factor behind the information transfer and the nature and the role of the informal communication network in organization, including the primary interpersonal source of information, is crucial to effective management of organizational information resource. Human network are the center to information dissemination in organization. Basically human network basically वो चीज़ है, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन, मतलब आपको डेटा को अगर एनालाइज करना है तो आप हमेशा टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं रह सकते, आपको ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक्सेल फाइल पे कोई टेबल बनाते हैं, ठीक है, हमें पता है कि एक्सेल फाइल बहुत कुछ कर सकती है, बट उसको करने के लिए भी हमें हमें डिसाइड करना है कि हाँ हमें पिवट टेबल का इस्तेमाल करना है या हमें वी लुकअप का इस्तेमाल करना है। वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। वो हमारी जो डेटा है वो हमें एनालाइज करनी है। तो ह्यूमन नेटवर्क की बहुत ज़रूरत होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन नेटवर्क को नहीं हटा सकती, राइट। विद मोस्ट ऑफ अस इट इज़ द पीपल रादर देन प्रिंट और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड कंस्टिट्यूट आवर प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन नेटवर्क और इंफॉर्मेशन फ्लो क्या है। Management organization normally two channel of communication operates. They are formal or informal channel. Formal structure represent an ordered system that regulated authority and communication flow links decision makers at different levels and generates orderly flow of information and decision process. The general flow takes place from top to bottom levels with the feedback arrangement which enable the authorities to assess the performance and problem at lower levels.
इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि दो चैनल होते हैं कम्युनिकेशंस के, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं, हम अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, हम रेगुलेशन के साथ चलते हैं। कम्युनिकेशन का एक फ्लो होता है, उसमें एक लिंक होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जनरेट ऑर्डर्स फ्लो होते हैं, ठीक है। उसमें एक टॉप टू बॉटम लेवल होता है, एक फीडबैक चलता है, ठीक है, अथॉरिटीज़ होती हैं, एक पूरा एक मतलब एक परफॉर्मेंस एक चलता है, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल चैनल रिप्रेजेंट द सोशल इंटरेक्शन अक्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं इनफॉर्मल में क्या होता है, हम सोशल इंटरैक्ट करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम फॉर्मल नहीं होते। वाइल द टू कंसेप्ट आर नॉट नेसेसरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन अ डिस्ट्रैक्शन इज मेड बिटवीन देम, राइट। तो इन दोनों में कोई भी म्यूचुअल कनेक्शंस तो है नहीं, राइट। इन अदर वर्ड्स, इन कंट्रैक्ट्स टू द फॉर्मल फ्लो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पैटर्न्स टेंड टू द spontaneous without much of the regulations, ठीक है। however certain individual within one group play a key role in the organization communication, linking between the hierarchical level or division or acting as a gatekeepers, ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया है कि कोई ना कोई एक पर्सन या एक ग्रुप प्ले करता है, की तरह रोल प्ले करता है। जैसे मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हायर लेवल से भी बात करते हैं, वो लोअर लेवल से भी बात करते हैं। बेसिकली वो एक तरह का की इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशंस का, ठीक है। वो लोअर लेवल से बहुत इनफॉर्मली बात करते हैं और जो हायर लेवल्स होते हैं उनसे फॉर्मल बात करते हैं, और बेसिकली वही डिसाइड करते हैं कि जो वर्क है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। Of strategical importance data emerging from the outside organization boundaries. The informal network extract a powerful and constant influence in the information. The analysis of informal network organization is regarded as a mutually independent social system made up of components and connections among those groups, right? जैसे कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर यही समझ पा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स और फ्लो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स को बता रहा है, ठीक है। एक एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एक स्ट्रक्चर चलता है, एक फॉर्मली चलता है, इनफॉर्मली भी चलता है, मतलब एक मिक्स होके जिस तरह से चलता है काम का, एक नेटवर्क होता है, उसमें कनेक्शन होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क्स होता है, इन्फॉर्मेशन का एक फ्लो भी चलता है, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंफॉर्मेशन फिल्टर्स। इंफॉर्मेशन फिल्टर्स क्या है, ये एक न्यू कंसेप्ट है विच इज रिलेटेड टू द पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन डिलीवरी है, ठीक है, जो कि बहुत ही पर्सनलाइज्ड डिलीवरी करते हैं इन्फॉर्मेशन की। इट्स इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द पीपल हु नीड इट, ठीक है, जिनको वो ज़रूरत होती है। इंफॉर्मेशन फिल्टर्स आर इसेंशियल मेडिटेरियट्स बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इंफॉर्मेशन यूजर्स। बेसिक ऑफ कोर्स हम फिल्टर लगा रहे हैं, तो जो सोर्स है और जो इंफॉर्मेशन यूजर्स है उनकी जो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मैंने बहुत सारी डेटाबेसेस के ऊपर भी वीडियोस बना रखी है, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आप देखना साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ना फिल्टर्स आते हैं, आप ईयर का फिल्टर्स दे सकते हैं, आप कंट्री का फिल्टर्स दे सकते हैं, बहुत तरह के फिल्टर्स होते हैं। तो इसी उसी तरीके से समझिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन सोर्स, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो हमें राइट सोर्स लेना है, राइट इंफॉर्मेशन सोर्स लेना है टू द राइट इंफॉर्मेशन यूजर, ठीक है। एक राइट मतलब एक चैनल बनाना है, वो काम कौन करेगा, वो इंफॉर्मेशन फिल्टर्स करेगा, ठीक है। हमें फिल्टर करके क्या करना है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है और इस रिसोर्स की जो यूजफुलनेस है उसको बढ़ाना है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द बोथ इंफॉर्मेशन सोर्स एंड यूजर्स पोजेस टू नो म्यूचुअल नॉलेज दैट माइट गाइड देम इन फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन मोस्ट रेलिवेंट, ठीक है। जैसे रेलेवेंसी के लिए हमें मतलब उन दोनों में कनेक्टिविटी नहीं होती, कोई म्यूचुअल होता नहीं है। जैसे कि जो यूजर्स होता है कोई आइडिया नहीं होता, जो कीवर्ड्स लेके आता है उस कीवर्ड्स से उसको जो नॉलेज चाहिए वो नहीं मिलती है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत होगी, इंफॉर्मेशन फिल्टर्स की, ठीक है। इमीडिएट फॉर लॉन्ग टर्म्स नीड्स, filters which are
पोजिशनेट लॉजिकली एज थर्ड पार्टीज। ठीक है, फिल्टर्स क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज है टू द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द सोर्स। ठीक है, हम लोग मतलब हम किस तरह के काम कर रहे हैं, हम एज अ थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। हम दो अगर हम इनको एज अ थिंग समझे या एज अ पर्सन समझे, हम दो लोगों को उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करके उनको उनसे मीट करवा रहे हैं, राइट। इस तरीके से भी देख सकते हैं, फिर दो टू थिंग्स हैं, जो कि कंपैटिबल है अपने साथ एक दूसरे के साथ, उनको हम सर्च कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं और उसको रिट्रीव करके एक साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसे। मैंने अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है आपको, अलग अलग एग्जांपल्स देके, जिससे आपको बहुत इजी वे में समझ में आओ। और अगर आप इस टाइप के एग्जांपल्स अगर आप लिख पाओ एग्जाम में, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन फिल्टर्स है वो काम करता है। शुड पोजेस द बोथ नॉलेज एंड फंक्शनैलिटी टू क्रिटिकली एग्जामिन द इंफॉर्मेशन इन द सोर्स and to forward the information they judge as relevant to individual users। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, वो जज कर पाते हैं रेलेवेंट सी जो भी इंडिविजुअल यूजर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, द स्पेशल फीचर्स अबाउट द इंफॉर्मेशन फिल्टर इज दैट दे कैन वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर एज वेल एज सोर्स। ठीक है, तो ये लाइन ज़रूर आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। In first case, which is the most common today, filters assist user in finding relevant information, overcoming the information flood। जैसे कि वो फिल्टर्स जो है वो क्या करते हैं, जो फ्लड आता है इंफॉर्मेशन का उसको ओवरकम करता है। एंड सेकेंड, फिल्टर्स कैन यूज बाय सोर्स टू टारगेट इंफॉर्मेशन टू द पोटेंशियल इंटरेस्टेड यूज़र। और वो एक अचीवमेंट देता है सोर्स को कि वो टारगेट इंफॉर्मेशन जो है वो एक पोटेंशियल इंटरेस्टेड यूज़र्स तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये जो पूरा ये है, ये आपको याद रखना है। और अपने आंसर्स पे अगर आपसे पूछा जाए इंफॉर्मेशन फिल्टर्स के बारे में, तो आपको ये पॉइंट तो ज़रूर लिखना है। ठीक है, डिस इंटरमीडिएशन। ठीक है, डिस इंटरमीडिएशन एंड नॉलेज मीडिएटर्स। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये दोनों, इन दोनों के बारे में इनको अच्छे से समझते हैं। डिस इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो बेसिकली क्या है, वो है एक फाइंडिंग है इंफॉर्मेशन की एंड यूज़र विदाउट नीड ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट यूज़र होगा और उसका सोर्स होगा, उसका इंफॉर्मेशन होगा या उसका डेटाबेस होगा, और डायरेक्ट खुद से सर्च करके अपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचेगा। किसी भी थर्ड पार्टी की या थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस वेयर बाय यूज़र आर इनकरेज to interact directly the service providing systems such as online systems. Similarly, the introduction of self-service issue is a process of disintermediation। इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से क्या होता है, डिसइंटरमीडिएशन होता है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, सेल्फ सर्विस इशू। ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप खुद से सर्च करो। ठीक है, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट इज एज नोन एज एंड यूज़र एम्पावरमेंट। बेसिकली एंड यूज़र को एम्पावरमेंट दी जा रही है। एंड यूज़र एम्पावरमेंट रिफर्स टू द यूज़र हैविंग एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, हैविंग द नेसेसरी स्किल्स टू रिट्रीव देयर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। इससे क्या होगा, अगर वो खुद से ही एबल होंगे, उनके पास अगर वो स्किल होगी अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, तो उन्हें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा उस इंफॉर्मेशन का, और वो उसे अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके अपने इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। विद द एम्पावरमेंट दे शुड बी लेस डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, दिस डज नॉट हाउएवर नेसेसरली मीन दैट द इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट एज एन इंटरमीडिएटरी विल बिकम ऑब्सोलेट। इसका मतलब ये नहीं है जो इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है, जो एक इंटरमीडिएटरी है, वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जो इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं, बस समझ लो उनके पास एक काम का बर्डन कम हो जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल एंड यूजर विल नॉट हैव द टाइम और इंटरेस्ट टू डू देयर ओन इंफॉर्मेशन सर्च। ठीक है, ये भी एक चीज़ है
कि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं, ना तो उनके पास टाइम होता है और ना ही उनके पास इंटरेस्ट होता है समटाइम्स कि वो अपने इंफॉर्मेशन को सर्च करके ढूंढे, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है जो कभी भी इंटरमीडिएटरी को ख़त्म नहीं होने देगी, ठीक है। ऑल थाउ देर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द एंड यूज़र एम्पावरमेंट एंड disintermediation. End user empowerment does not necessarily imply the disintermediation. It may be emphasized that with the advent of the internet and increase in the both access and awareness of information, it seems inevitable that end user will be doing their own information search, ठीक है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि जो इंटरनेट है उससे एक अवेयरनेस हो रही है, एक लिटरेसी आ रही है इंटरनेट को इस्तेमाल करने की, एडवांसमेंट आ रही है। उससे क्या हो रहा है, एक बोल सकते हैं एक इंडिपेंडेंसी आ रही है एक यूज़र के अंदर कि वो अपना जो इंफॉर्मेशन है वो सर्च खुद से कर सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट देयर विल बी अ सम मोर फॉर्म ऑफ meditation. The level and extractions disintermediation will depends on many factors such as organizational policies on the end user searching available of technology service providing by the individual information services। उनके पास और भी बहुत काम रहेंगे, वो डिपेंड कर पाएंगे इस सब काम में कि वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ देखनी है, एंड यूज़र की जो भी सर्च पॉलिसीज़ वगैरह है, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है, सर्विस को देखना है, ठीक है। इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन सर्विस को प्रोवाइड करना है। टू मिनिमाइज द डिस intermediation, information specialists will require critical self reflections। critical self reflections होना चाहिए अगर वो ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है। refinement of their existing skills and continuing expansion of new skills and active research involvement। उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चाहिए, ठीक है। न्यू स्किल्स उन्हें लेनी चाहिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। एज end user jobs requirement, their access to information, their needs for information change, therefore there have to be stimulatious changes in the role of the intermediaries। This is the important for the intermediaries who aim to improve society and access to the quality informations, ठीक है। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि उनको एक्टिव रहना चाहिए, इन्वॉल्व रहना चाहिए, जिससे वो डिसइंटरमीडिएशंस को कम कर पाए, मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। इस यूज़र अगर कैपेबल है सर्च करने के लिए, पर इट डजेंट मीन कि उससे डिसइंटरमीडिएशन होगा, ठीक है। उससे इम्प्रूवमेंट ही होगी। बाकी जो प्रोफेशनल स्टाफ्स है वो क्या कर पाएगा, वो अपने आप को और टेक्निकल सेल्फ रिफ्लेक्शन तक लेके जा सकता है और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है ना। और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इंस्टीट्यूशन को और भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। नॉलेज मेडिटेरियट्स देख लेते हैं। नॉलेज मेडिटेरियट्स क्या है? The process where libraries provide user with insight into the existence body of knowledge and assist user in acquiring resource referring to or containing such knowledge is known as knowledge mediation, ठीक है। जैसे कि बता रहे हैं कि एक प्रोसेस हो रहा है, लाइब्रेरी प्रोवाइड्स यूज़र विद इंस्टेंट इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। लाइब्रेरी क्या प्रोवाइड कर रही है? एक नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, एक असिस्ट कर रही है अपने यूज़र्स को, ठीक है। उसके रिसोर्स को प्रोवाइड करने में रिफरिंग कर रही है। कंटेन सच नॉलेज, उसको हम बोलते हैं नॉलेज मेडिटेशन। दिस इंस्टीट्यूशन और पर्सन इन्वॉल्व इन सच प्रोसेस आर कॉल्ड नॉलेज मेडिटेटर्स। दे certainly constitute a link in the information transfer change। वो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र चेंज के अंदर एक लिंक बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके सारे के सारे पढ़ लिए हैं नॉलेज मेडिटेरियट्स, ठीक है। उसके बाद डिसइंटरमीडिएशन, ठीक है। उसके बाद हमने उससे पहले पढ़ा इंफॉर्मेशन फिल्टर्स, इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड फ्लो, और ह्यूमन नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स। इस तरीके से हमने सारे जितने भी थे हमारे टाइप्स ऑफ
इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स, जो 3 हमारे रेस्ट रह गए थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडियन सिचुएशन के बारे में कि इंडिया में कैसे इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स का डेवलपमेंट हुआ, उसका क्या ग्रोथ प्लान है। ठीक है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और प्लीज़ इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और अगर आपने बैक वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट में और जाके चेक कर लो और सारी वीडियोस देखो। ठीक है, थैंक यू सो मच।